स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। आज का हमारा टॉपिक है गोदान उपन्यास की आज के समाज में प्रासंगिकता। गोदान उपन्यास की कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गोदान उपन्यास का एक मुख्य पात्र है होरी और ये उपन्यास 1936 में लिखा गया था। होरी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए महाजनों से, साहूकारों से बार बार उधार लेता रहता है और वो एक उधार चक्र में फंस जाता है। आज भी हमारे देश में कृषि के आय पे अपना जीवन जीते हैं, उसमें से 50% के लगभग किसान आज भी उधार में हैं और हम न्यूज़ में ये सुनते हैं कि उनमें से बहुत से सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त मैं किसानों के उधार चक्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ युवाओं के उधार चक्र की। किसी भी युवा की जॉब लगती है तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, कहाँ से करेगा? या तो वो अपनी सैलरी से करेगा या फिर वो लोन ले लेगा। अब जैसे ही उसकी जॉब लगती है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है कि सबके पास बड़े बड़े महंगे फ़ोन हैं, सब बाइक से आ रहे हैं, ऑफिस या कार से आ रहे हैं, तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इस चीज़ को हम एक केस बना के समझते हैं कि एक युवक है, उसका नाम हम ए रख देते हैं। उसकी अभी अभी जॉब लगी है और उसकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना। अब जब वो देखता है कि उसके आसपास के लोग बहुत अच्छे वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो खुद भी ये सोचता है कि उसको महंगे वाला फ़ोन ले लेना चाहिए। तो अभी के लिए हम ये सोच लेते हैं वो 70,000 के करीब का एक फ़ोन पसंद करता है कि मुझे ये ख़रीदना है। 20,000 की सैलरी में ये 70,000 का फ़ोन कैसे आएगा? नहीं आएगा। अपने पापा से वो पैसे नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाए, लोन लेगा, पर्सनल लोन, वो भी 11% से लेके आगे तक उसको जहाँ पे उसकी बात होती है। पर हमारे केस में ये है कि वो 11% पे लोन लेता है और वो सोचता है कि 1 साल में चुका देंगे, यानी कि 12 महीने में चुका देंगे। तो इस तरीके से उसको लगभग 6,000 रुपये महीना अपने फ़ोन की किश्त देनी होगी, वो भी 12 महीने तक लगातार। तो जो उसका 70,000 का फ़ोन था वो बढ़ के हो जाता है 74,000, यानी कि लगभग 4,000 रुपये वो सिर्फ इंटरेस्ट का पे कर रहा है। और उसके पास अब घर के खर्चे के लिए, यानी कि घर खर्च से मेरा मतलब है उसके अपने खर्चे के लिए, यदि वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रहा है, मकान का किराया, ऑफिस आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, बाकी सब जो भी खर्चे हैं उसके लिए उसके पास मात्र 14,000 रुपये बचते हैं और इसमें सेविंग अभी 0 है। तो यदि वो ए पर्सन 6,000 रुपये महीना जोड़े, सेविंग करे, तो वो 1 साल में बिना किसी लोन के अपना फ़ोन खरीद सकता है, यानी कि बिना किसी उधार के उसके पास उसका फ़ोन होगा। हाँ, सिर्फ उसे 1 साल वेट करना पड़ेगा। अब इसमें एक और केस जोड़ देते हैं, उसको ऑफिस सिटी बस से जाना पड़ रहा है, वो बहुत परेशानी उसको लगती है। अपने साथ के लड़कों को देखता है, उनके पास बाइक है, तो वो क्या करता है 70,000 का लोन और ले लेता है बाइक के लिए। अब हमने अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज नहीं किया है, तो यानी कि उसकी 6,000 रुपये की और किश्त बन जाती है। 6,000 + 6,000 12,000। 12,000 रुपये महीना यदि वो 20,000 के आमदनी वाला लड़का खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा क्या? 8,000 रुपये महीना। तो इसमें वो अपना महीना कैसे गुजारेगा? बैंक को अपना लोन वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा? फिर से एक और लोन ले लेगा अपना लोन उतारने के लिए। एक और लोन को लेना अपने लोन उतारने के लिए, ये क्या है? यही है उधार चक्र। यही है उधार चक्र जिसमें दिखावे में पड़ के हमारे युवा आजकल फंसे हुए हैं। और यही तो 1936 में होरी ने किया था गोदान उपन्यास में। ऐसे ही गोदान उपन्यास की एक महिला मुख्य पात्र है धनिया। धनिया पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उसका साहस, समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होने का साहस उसमें किसी भी पढ़ी लिखी लड़की से कम नहीं है। आज के ज़माने की, आधुनिक ज़माने की महिलाओं को वो रास्ता दिखा सकती है। उसके बेटे गोबर का रिश्ता स्थापित हो जाता है जुनिया से और वो गर्भवती हो जाती है। बेटा तो भाग जाता है शहर, लेकिन वो पूरे गांव का विरोध करके जुनिया को अपने घर में रखती है, उसे अपनी बहू बनाकर। ऐसे ही वो सिलिया की मदद करती है। सिलिया एक गांव के बहुत ही कमज़ोर तबके की
बेटी है और उसका भी रिश्ता कायम हो जाता है गांव के पंडित के बेटे से। बेटा भी दबाव में आके मना कर देता है, लेकिन फिर से धनिया खड़ी होती है और सिल्या को पूरे गांव का विरोध, पूरे गांव का ही नहीं, अपने पति होरी का भी विरोध वो सहन करती है, लेकिन सिल्या को अपने घर में वो जगह देती है। और सिर्फ धनिया ही नहीं, गोदान में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, बहुत सारे क्या सारे ही पात्र ऐसे हैं जो हमें आज के समाज में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। जैसे राय साहब का बेटा रुद्रपाल प्रेम विवाह करता है, राय साहब अपने राजनीतिक संबंध अच्छे करने के लिए या अपने संबंध इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ में करने के लिए अपनी बेटी का विवाह विधुर कुंवरपाल से करा देते हैं। और यहाँ तक कि गोदान उपन्यास में दहेज की समस्या पर भी बात की गई है और उस समस्या का हल भी एक बेटी के द्वारा ही निकाला है। होरी की बेटी सोना की शादी तय होती है तो वो वहाँ अपनी ससुराल में अपने होने वाले पति को संदेश भेजती है कि बिना दान दहेज की ही शादी होगी, और वो लोग इस बात को मानते हैं। तो यही हल है दहेज की समस्या का कि जब बेटियां आगे आएंगी तो ही समस्या से छुटकारा होगा। और जो कि हम आज के समाज में देख रहे हैं, हमारे आधुनिक समाज में यही हो रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पैसे कमा रही हैं और दहेज के लालचियों के मुंह पे तमाचा जड़ रही हैं। और गोदान की कहानी, उसके पात्र हमारे आज के समाज में हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तो ये कहानी 80 साल बाद भी, जी हाँ, 80 साल बाद भी आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।